सूडान कत्लेआम का विलेन कौन? जातीय दुश्मनी या सैन्य जंग? सूडान में नरसंहार कत्लेआम का असली विलेन कौन है? और आखिर शक की सुई यूएई पर, यूनाइटेड अरब इमिराट्स पर क्यों है? जी हां, सूडान जेनोसाइड की इनसाइड स्टोरी क्या है, पूरी तस्वीर और पूरी कहानी इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, आप देख रहे हैं ये खास वीडियो। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। सूडान के हालात सुधर नहीं रहे हैं। साल 2023 से ये देश गृह युद्ध की आग में जल रहा है। लोग नकले मकानी कर रहे हैं, हत्या, कत्ल और रेप के मामले बढ़ रहे हैं। दो लोगों में, दो प्रतिद्वंदी जनरल के बीच झगड़े से हुई शुरुआत के बाद गृह युद्ध एक भीषण संघर्ष में बदल गया है। इस बीच आरोप लग रहा है कि संयुक्त अरब इमारात सूडान के गृह युद्ध में एक पक्ष को समर्थन देकर दूसरे के खिलाफ तशद्दुद के लिए भड़का रहा है। पूरी कहानी आपको बताएंगे। सूडान साल 2023 से गृह युद्ध की आग में जल रहा है। इसकी शुरुआत दो प्रतिद्वंदी जनरल के बीच झगड़े से, जैसे कि हमने आपको बताया, उससे हुई और गृह युद्ध एक भीषण संघर्ष में अब बदल गया है। इस दौरान व्यापक पैमाने पर कत्लेआम हो चुका है। दोनों ही जानिब से लाखों लोग मारे जा चुके हैं। इससे भी कई गुना ज्यादा लोग गृह युद्ध से प्रभावित हुए। सूडान से बड़ी तादाद में लोग पड़ोसी देशों में इस वक्त नकले मकानी कर चुके हैं। इन सब के बीच ये इल्जाम लग रहा है कि यूएई सूडान के गृह युद्ध में एक फरीक को हिमायत देकर दूसरे के खिलाफ तशद्दुद के लिए भड़का रहा है। सूडानी सेना ने इंटरनेशनल अदालत में यूएई के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था, पर उसे खारिज कर दिया गया। आइए जान लेते हैं कि सूडान में नरसंहार यानी कत्लेआम की असली वजह क्या है और यूएई क्यों पर्दे के पीछे से खेल रहा है। सत्ता के लिए दो जनरलों की जंग आखिर क्या कहती है, इसके पीछे की वजूहात क्या है, ये आपको बताएंगे। सूडान में लंबे वक्त से एक तानाशाह रहे उमर अल बशीर को महीनों चले विरोध प्रदर्शन यानी एहतजाजी मुजाहरों के बाद 2019 में इक़्तिदार से हटाकर फौज ने अपना कंट्रोल हाथों में ले लिया था। और फौज ने जब देश में लोकतंत्र लाने का वादा किया था पर इसे पूरा नहीं किया, तब सूडानी सशस्त्र बल यानी SAF के जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान, अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो, जो कि हिमदाती से भी जाने और पहचाने जाते हैं, वो उनके सहयोगी थे। हालांकि साल 2023 आते आते सूडान की सत्ता पर कब्जे के लिए ये दोनों दुश्मन बन गए। इनके बीच संघर्ष के कारण सूडान में गृह युद्ध शुरू हुआ, जो अब तक का सबसे भीषण मानवीय संकट बन चुका है और लाखों लोग मारे जा चुके हैं। कम से कम 1.2 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं और तकरीबन 2.5 करोड़ लोग खाने पीने की वस्तुओं की कमी के कारण अकाल जैसी स्थिति झेल रहे हैं। और इस बीच दावे क्या हैं, फौज क्या कह रही है और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के दावे क्या है इस पूरी स्थिति पर, यह भी आपको बताते हैं। एक जानिब सूडानी सेना जहां सत्ता पर फिर से नियंत्रण करने और देश को बचाने की कोशिश में लगी है, तो वहीं सेना ने RSF को आतंकवादी करार दे दिया है। सूडान की सेना का देश के उत्तरी क्षेत्र और लाल सागर तट के अधिकतर हिस्से पर कब्जा है। दूसरी जानिब पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बल RSF मुल्क के यानी सूडान के हाशिए पर पड़े क्षेत्रों और लोकतंत्र की स्थापना के लिए लड़ने का दावा कर रहा है। हालांकि RSF का व्यवहार किसी मिलिशिया साम्राज्य की तरह है। RSF ने व्यापारियों पर टैक्स लगा दिया, खदानों का दोहन करवा रहा है और लोगों को डरा भी रहा है। नरसंहार के बाद अल फशर पर RSF ने कब्जा कर लिया। सूडान में चल रहे इस खूनी संघर्ष में एक और अहम मोड़ 26 अक्टूबर 2025 को तब आया जब तकरीबन 1.5 साल की घेराबंदी के बाद दारफूर में स्थित सेना के अंतिम गढ़ अल फशर पर RSF ने कब्जा कर लिया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की सत्ता पाने के लिए सूडान की सेना से लड़ना ही RSF ने 26 अक्टूबर 2025 तक केवल 3 दिनों में कम से कम 1500 लोगों का कत्लेआम किया है। जान बचाने के लिए शहर छोड़कर लोग भाग रहे हैं, लोगों पर भी हमला कर दिया गया। सूडान के गृह युद्ध पर नजर रख रहे सूडान के एक डॉक्टर्स नेटवर्क का दावा है कि RSF की ओर से किया गया ये असली कत्लेआम है। कत्लेआम के बाद अल फशर पर RSF का कब्जा है पूरा। इस बीच येल यूनिवर्सिटी ने उत्तरी दारफूर के इस सूडानी शहर अल फशर की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें जारी की हैं। इनमें अल फशर की जमीन खून से लाल दिख रही है। सैटेलाइट की तस्वीरों में 27 अक्टूबर 2025 को RSF की गाड़ियां और T-55 टैंक दारफूर में दिखाई दे रहे हैं। घर में घुसकर लोगों का कत्ल और साथ ही साथ खवातीन का रेप किया गया। अल फशर शहर के उत्तरी दारफूर की राजधानी है। यहाँ पर 8 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं।
18 महीनों तक आरएसएफ की घेराबंदी के बाद यहाँ दवा, खाना और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात की कमी हुई तो शहर छोड़कर लोग भागने लगे। पिछले महीने ही आरएसएफ ने यहाँ कब्जा किया था और अब यहीं पर कत्लेआम की बात भी सामने आई है। यूएन क्या कह रहा है इस पर, यह भी जान लेते। यूएन के रिलीफ कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर ने सिक्योरिटी काउंसिल को बताया है कि अल फशर में घर घर जाकर लोगों का कत्ल किया जा रहा है, औरतों और लड़कियों का रेप हो रहा है। यहाँ का आखिरी बड़ा हॉस्पिटल भी आरएसएफ ने बर्बाद कर दिया है। और एक और वजह बताई जा रही है कि इस पूरे हालात की वजह और क्या हो सकती है। कहा जा रहा है कि एक और विभाजन की आशंका हो रही है। इस महत्वपूर्ण शहर पर कब्जे के बाद आशंका गहराने लगी है कि एक बार फिर सूडान का विभाजन हो सकता है। इससे पहले 2011 में सूडान के मुस्लिम बहुल उत्तरी हिस्से और ईसाई अश्वेत बहुल दक्षिणी हिस्से के बीच संघर्ष हुआ, जिसका नतीजा सूडान विभाजन के रूप में सामने आया और दक्षिणी सूडान का गठन हुआ था। तो अब एक बार फिर से ये आशंका, ये इम्कान उभर कर दिखाई दे रहे हैं कि एक और विभाजन हो सकता है, यानी एक बार फिर से सूडान में विभाजन हो सकता है, बाइफर्केशन हो सकता है। सत्ता के साथ ही जातीय जंग भी काफी अहम है। कहा जा रहा है कि सूडान का संघर्ष केवल गृह युद्ध या सैन्य लड़ाई नहीं है, बल्कि अब सत्ता और रिसोर्सेज के साथ जातीय दुश्मनी की जंग बन चुकी है। आरएसएफ जहां अरब जनजातियों से जुड़ा है, देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है और आखिर दोनों ये जो मुखालिफ हैं, हरीफ हैं, इनके बीच इतनी गहरी खाई क्यों बनती हुई जा रही है और आखिर आरएसएफ और सेना क्या चाहती है, ये आपको बताएंगे। और ये आरएसएफ किसे बिलोंग करती है, साथ ही साथ सेना का क्या कुछ कहना है और क्या कुछ इस वक्त सूडान में कर रही है, ये पूरी तफसील आपको देंगे। आरएसएफ जहां अरब जनजातियों से जुड़ा हुआ है, वहीं एसएफ गैर अरब समुदायों का समर्थन करता है। ह्यूमन राइट्स वॉच भी इस पर नजर बनाए हुए है। ह्यूमन राइट्स वॉच का क्या कहना है, ये जान लीजिए। ह्यूमन राइट्स वॉच का भी दावा है कि ये जातीय हिंसा है, नस्ली तशद्दुद। अल फशर शहर में गैर अरब मसालित जनजाति को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आरएसएफ के मुखिया हिमदती ने कहा है कि बेकसूरों की हत्या हुई है तो इसकी जांच होगी। और इसके बीच एक बात काफी अहम है कि यूएई पर आखिर क्यों उंगलियां उठाई जा रही। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का क्या कुछ इसमें अमल दखल है जो निशाने पर लिया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि जो बाहरी ताकत हैं वो भी इस युद्ध को बढ़ावा दे रही हैं। सूडान की फौज इस वक्त सूडान की जो फौज है उसे मिस्र का समर्थन मिला है। वो नील नदी में अस्थिरता के भय से सूडान की आधिकारिक सेना का हिमायत करता है। ईरान और तुर्की भी सेना के साथ थे, पर अब मिश्रित भूमिका में दिख रहे हैं। यूएई और लीबिया आरएसएफ को हिमायत दे रहे हैं। सूडान का इल्जाम है कि यूएई इस युद्ध में आरएसएफ का हिमायत कर रहा है। सूडान ने दावा किया है कि यूएई मुबैना तौर पर आरएसएफ को हथियारों की आपूर्ति भी कर रहा है। देखिए सपोर्ट कैसे हो रहा है, आरएसएफ को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है, यानी हथियार फराहम कर रहा है। साथ ही भाड़े के सैनिकों की भर्ती में भी मदद की है। यूएई की तरफ से आरएसएफ को दी गई मिलिट्री मदद और आर्थिक मदद ही गैर अरब समुदायों, खासकर दारफूर में मसालित लोगों की सामूहिक कत्ल की वजह है। इसके साथ ही जबरन विस्थापन और यौन हिंसा भी वहां हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य सारा जैकब्स ने भी यूएई पर दोष मढ़ा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के पूर्व कार्यकारी निदेशक केनेथ रोथ ने एक्स पर लिखा कि यूएई को बेचे गए ब्रिटेन के हथियार सूडान में मिल रहे हैं। यूएई वहां आरएसएफ को नरसंहार के लिए हथियार दे रहा है। और इस पर अब सवाल उठता है कि जब सीधे तौर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को इन तमाम चीज़ों के लिए मौरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, तो इस पर यूएई का क्या कुछ कहना है, ये आपको बताते हैं। यूएई ने तमाम इल्ज़ामात से इनकार कर दिया है। यूएई इन आरोपों को खारिज करता रहा है। सूडान ने इस मामले में यूएई के खिलाफ मुकदमा किया तो हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला था कि ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि यूएई ने नरसंहार कन्वेंशन के अनुच्छेद 9 से आर्टिकल 9 से बाहर रहने का विकल्प चुना। इसका मतलब ये है कि अन्य देश यूएई पर नरसंहार के आरोपों को लेकर कोई मुकदमा नहीं चला सकते। तो इस वक्त हालात बेहद अबतर हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक सूडान की हालत इस तरह की बनी रहती है और जो ह्यूमन राइट्स से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी तरफ से क्या कुछ किया जाता है, या फिर सिर्फ मजम्मत ही एक रास्ता निकलेगा, या फिर सिर्फ मजम्मत ही करके इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।